तो जैसा आप लोग जानते हो, हियरिंग और इक्विलिब्रियम जो कि ईयर का एक फंक्शन है, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज दिस विल कम अंडर सेंसरी ऑर्गन, और बिकॉज कोई भी एनिमल अगर अपने सराउंडिंग में है और उसके सर्वाइबिलिटी के लिए उस सराउंडिंग से समझ पाना बहुत ज़रूरी है कि क्या चल रहा है ना, आसपास क्या हो रहा है। चूंकि ये एक तरह से आपस में कम्युनिकेशन का एक माध्यम भी है ना। दिस इज अ मीडियम बाय विच द एनिमल्स और द स्पीसीज दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। दूसरी चीज है इक्विलिब्रियम की भी बात होती है, बिकॉज जो एनिमल है उसके बैलेंस को, उसके पोस्चर को, उसके पोजीशन को ये मेंटेन करता है। मतलब अगर कोई एनिमल कहीं मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर अपने जगह पे ही अगर कोई भी किसी भी तरह की मूवमेंट है, कोई भी हरकत है, तो दैट विल रेगुलेट बाय द ऑडिटरी सिस्टम, और यू कैन से द ईयर। सो हियरिंग और इक्विलिब्रियम जो है दैट इज अ मैंडेट थिंग फॉर नॉर्मल सर्वाइबिलिटी ऑफ एनी एनिमल। तो अब जैसे ये देख सकते हो, अभी जो पिक्चर दिख रहा है ये ह्यूमन का ईयर लिया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक थिंग्स। देख सकते हो इसमें एक कॉक्लिया का पार्ट है। अगर हम बाहर से चलते हैं ना, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट चलते हैं, तो आउटर मोस्ट देख सकते हो सबसे जो पहली चीज है दैट इज अ पिन्ना। थोड़ी अगर एनाटॉमिकल लैंग्वेज में बात करें तो पिन्ना जो है वो थोड़ी सी घुमी हुई होती है ना, बोल्डेड होती है, और इसमें अपने कहीं पर कुछ मतलब उभार है तो कहीं पर कुछ गहराई रहती है। दैट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस ईयर। मतलब कोई भी वेव जो आवाज आती है दैट टेक्स द एनिमल इनटू अ वेव फॉर्म। तो वो जो वेव होती है दैट हैव टू बी मेक टुवर्ड्स द एनिमल ईयर सिस्टम, हियरिंग सिस्टम। तो इससे क्या होती है, ये चीजें सारी अंदर जाती है, ठीक है। मतलब इस मोल्ड के कारण ये एक अगर बहुत तेज आवाज आ रही है तो उसको वो थोड़ा कंप्रेस कर लेता है, अगर काफी धीरे आवाज आ रही है तो इसी स्ट्रक्चर के कारण वो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा लेता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक पैसेज है थ्रू विच द wave of the sound or sound wave can be taken up by the animal to their ears। पिन्ना के बाद देख सकते हो ये थ्रू दिस ऑडिटरी कैनाल है ना, ऑडिटरी कैनाल के साथ इसके बाद आपके पास आती है एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और इसी के साथ लगी हुई होती है तीन छोटी छोटी हड्डियां, दैट आर द थ्री स्मॉलेस्ट बोन्स विच आर प्रेजेंट इन एन एनिमल्स ईयर। तो बेसिकली ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, वही जो किसी भी आवाज है, कोई भी वेव, साउंड वेव जो आती है, अगर जरूरत से ज्यादा तेज है तो उसको वो कम करती है, और कम है तो उसके फ्रीक्वेंसी को वो बढ़ाती है, ठीक है। उसके थ्रू ये अंदर लेती है। अच्छा, इसके ओवल विंडो जो है, ठीक है, ये जो ओवल विंडो दिख रहा है दैट आर कनेक्टेड विद दिस थ्री बोन्स, और ये बोन्स जो है ऑलमोस्ट तुम्हारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड है। ये एक तरह से इसको शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है कि जब साउंड वेव बहुत तेज आती है तो वो उसको मतलब वो थोड़ा सा अपने हिसाब से रखे, है ना, बहुत ज्यादा तेज ना है और बहुत स्लो भी ना है, तो उसको वो कंपनसेट करता है उस आवाज को। इसके बाद देख सकते हो यहाँ एक राउंड विंडो है जो कि फिर फर्दर उस आवाज को मेंटेन करता है, और इसके साथ ये जुड़ी हुई होती है एशियन ट्यूब के थ्रू एक कॉक्लिया में, ठीक है, जहाँ की जितने भी नर्व्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम CNS to the auditory system, either it may be sensory or motor nerves, so these persist in this cochlea।
कॉक्लियर रीजन, और यहीं पर होती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इनका भी काम वही है। ये तो एक जस्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो ओवरऑल लेती है, लेकिन इसके बाद आवाज की फ्रीक्वेंसी को कितनी कम करनी है, कितनी ज्यादा करनी है, दैट विल बी डन अंडर दिस सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और इसके साथ साथ जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, इसका काम किसी भी एनिमल के पोजीशन या पोस्चर को बैलेंस करना भी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मतलब बताती है एनिमल को कि आप एग्जैक्टली किस पोजीशन पे और आपका पोस्चर क्या है और क्या होना चाहिए। तो उसके हिसाब से वो ऑडिटरी नर्व्स जो है वो ब्रेन को इम्पल्स भेजती है, और उसके हिसाब से फिर मतलब जो भी है एनिमल उसके हिसाब से फिर काम करता है, ठीक है। तो जब हम इन पूरे पार्ट्स को जब डिवाइड करते हैं तो आउटर ईयर जो हो गई तुम्हारी वो ओवल विंडो से जस्ट पहले, मतलब पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल will comprise the outer ear, while this middle ear consists of this tympanic membrane and the three small bones. Likewise, when we are talking about the inner ear, that will completely comprises of this cochlea and the Eustachian tube, by which the sound waves get enter into the cochlea, and it will tends the position and posture of the animals, and as well as the sound wave in which frequency it has to be taken up by the Eustachian tube. ये एक चीज हो गई। दूसरी अब देख सकते हैं दूसरे एक पिक्चर में जो कॉक्लिया जो है इसके अंदर क्या होती है। तो देख सकते हो दैट आर द ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है, जो बिल्कुल बीचों बीच अंदर में है। और ये ऑर्गन ऑफ कोटाई से ही तुम्हारी जो ऑडिटरी नर्व है ये कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो 3 छोटे छोटे डक्ट्स हैं, और यू कैन से द कैनाल्स। These are the tympanic canal, vestibular canal और cochlear ducts। ये बस वही पैसेज है, ठीक है, जिसके थ्रू सारा बैलेंसिंग और साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे बाहर होती है दैट इज द बोन, जो कि इस पूरे सिस्टम को मतलब एक क्या बोले स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। लाइकवाइज थोड़ा सा और अगर अंदर चले तो ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है इसमें क्या क्या है, तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ हेयर सेल्स हैं, ठीक है, और कुछ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ऑडिटरी नर्व्स, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, और दीज आर द बेसिलर मेम्ब्रेन्स। तो बाहर से मैंने आउटर से इनर की ओर जब हम लोग जा रहे हैं तो देख सकते हो इसका थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक, और फिर इसके अंदर और माइक्रोस्कोपिक थिंग्स जो है। अब जब हेयर सेल्स की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि हेयर सेल्स आल्सो persist in bundle form, that is a bullfrog। the longest cilia shown are about 8 micron meter, ठीक है। तो कुछ भी जो होता है वो बिल्कुल सिंगल नहीं है, सिंपल में नहीं है, ठीक है, वो एक बंच में है, ब्रांच में है, सो दैट दे कैन मेक देयर फंक्शन और देयर वर्क जुडिशियली, ठीक है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है तुम्हारा ये फिर वही एक कुशनिंग देता है, ठीक है, और मतलब पोस्चर को भी एज वेल एज साउंड वेव्स को भी। और जो हेयर सेल्स है वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, बिकॉज दे विल जस्ट इनिशिएट फॉर द दिस इम्पल्स जनरेशन, ठीक है। जो इम्पल्स का जनरेशन होता है और जिसको कि ऑडिटरी नर्व्स को भेजना है और किस सेंसरी न्यूरॉन्स को लेना है, ठीक है, ये इसके लिए जो होती है रिस्पॉन्सिबल दैट आर द हेयर सेल्स। सो बेसिकली the sound information are conveyed from the environment to the brain, that is via the auditory system. So vestibular system conveys information about the position and the movement of body and head almost in all the 3-dimensional space, ठीक है। तो जो वेस्टिबुलर सिस्टम है और सैकुले है और यूट्रिकल है, they will detect the gravitational forces।
अंडर वेस्टिबुलर सिस्टम में सैकुले यूट्रिकल जो है दोनों दे विल डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अगर कोई भी चीज नीचे की ओर आ रही है तो कितना आ रहा है, ठीक है, कितने रेंज में, किस लेवल पे उसे गिरनी है, उस चीज को वो डिफाइन करता है। लाइक सेमिलुनर डक्ट्स की बात करें तो दे विल डिटेक्ट द एंगुलर और रोटेशनल चेंजेस, मतलब जो मूवमेंट हो रही है मतलब लेफ्ट राइट की ओर, ठीक है, किसी एंगल के तरफ या सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, सो दैट विल बी डिटेक्टेड बाय द सेमिलुनर डक्ट्स। सो जब हियरिंग की बात करते हैं तो एग्जैक्टली साउंड जो होती है दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से या किस एम्पलीट्यूड से या किस वेलोसिटी से कोई भी साउंड आ रही है, ठीक है, देन दैट फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड इन हर्ट्ज। Okay, we can measure that frequency in hertz, that are the and the units of oscillations. लेकिन जो एम्पलीट्यूड होती है that is measured in decibels. So the question may be arise that what is the unit of frequency and what is the unit of amplitude. So इसमें confuse नहीं होना, you should have a clear aspect that hertz is the unit to measure frequency, while this decibels is for amplitude. So यहाँ तक क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी को समझकर, ठीक है, जो ईयर है वो अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करता है और आवाज को सीएनएस की तरफ भेजता है, और फिर वहां से जो रिटर्न आती है तो उस सेंसरी नर्व से दे कैन आइडेंटिफाई दैट वो आवाज किस तरह की है, कितने दूर से आ रही है, ठीक है, इन सारे चीजों का पता एनिमल कर सकता है। पेरिफेरली अगर चले तो ऑडिटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर, मिडिल एंड इनर। आउटर ईयर पिन्ना और यूस्टन ट्यूब, middle ear ossicles that are malleus, incusum, steps, and regarding the inner ear, that is the cochlea. So pinna, this will follow the sound wave down the ear canal to tympanic membrane, causing vibrations, ठीक है, चूंकि वेव साउंड वेव के हिसाब से किसी भी आवाज को लेता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन उसको ग्रास्प करता है। Then again, it acts as a resonating structure in case of mammals, but in birds, reptiles, it is absent, and they are having the external auditory meatus that were covered by a skin flap. ठीक है, एक छोटे से स्किन के फ्लैप से कवर होता है बर्ड्स, रेप्टाइल्स में, लेकिन ऑन टू दैट मैमल्स दे आर हैविंग द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दैट इज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, बिकॉज दिस विल डिस्टिंग्विश द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर, and at the same time they are connected with the ossicles to the cochlea. So this is a communication, or you can say the connecting pathway from the outer part to the inner part. और इसलिए भी ये important है because they are just maintaining the frequency, amplitude and the velocity whatever the animal is grasping from their surroundings. So these ossicles, they are linked by synovial joints with each other and work with the vibration of eardrum or tympanic membranes. ठीक है, मतलब they are just acting as the cushioning, or you can say as shock absorber. ठीक है, इसके बाद करें अगर reptiles की बात तो they have single ossicles having two components, that is columella and subcolumella. तो ossicles जो है that plays a role in transmission of the sound waves as well as protective measure being absorbed the high amplitude to normal. ठीक, cochlea जो है that will further divide in 3 compartments or ducts. तो cochlea जो basically जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है that are scala vestibuli, scala tympani and scala media. तो scala vestibuli जो है that are connects to oval window, while this tympani, scala tympani, they are terminated at a round window, और scala media जो है वो cochlear duct के लिए।
तो कॉक्लिया जो होती है दैट इज एम्बेडेड इन ए बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बोनी स्ट्रक्चर जो है दैट इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलस। Might be this will come into your objective type. What is modulus? So you have to write there cochlea, है ना? That is embedded in a bony structure, and that structure is known as modulus. So regarding the physiology of auditory, so whenever the sound wave enters, कभी भी जब sound wave जाएगा तो पिन्ना they act as resonating factor. तो वो क्या करेगा, उसको grasp करेगा sound wave को, and that will pass towards the eardrum, ठीक है। eardrum को जाएगा और वहां से फिर यूएशियन ट्यूब को और ऑसिकल्स को जाएगा। तो ऑसिकल्स जो है, ऑसिकल्स के पास कुछ मसल्स भी है दैट विल एम्पलीफाई these हाई वेव्स और लो वेव्स एज अ प्रोटेक्टिव स्टिमुलाई, ठीक है। और उसको एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड पे करके फिर आगे पास करता है। जहां पर मॉड्यूलस होता है दैट सराउंड्स द कॉक्लिया, और ये क्या करता है, साउंड वेव्स जो पास होती है यहाँ से वो एक वाइब्रेशन मोड में होती है, ठीक है। तो इट शुड हैव ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉक्लियर फ्लूइड्स, एंड जब कॉक्लियर फ्लूइड्स के थ्रू और जो जब ये गुजरती है तो वहाँ एक प्रेशर चेंज होता है, ठीक है। ये जो प्रेशर चेंज होता है साउंड वेव्स के एम्पलीट्यूड का और फ्रीक्वेंसी का, तो इट विल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द कॉइल्स ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई, जो दो देखा था आपने राउंड में, ठीक है। तो वहां से स्केला वेस्टिबुलाई से होते हुए स्केला टिम्पैनी को जाएगा टू द राउंड विंडो। So these scala vestibuli or scala tympani, these ducts, they contain a fluid that is known as perilymph, and they are similar in composition to extracellular fluid, ठीक है। लेकिन जो स्केला मीडिया होती है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है दैट आर नोन एज एंडोलिम्फ, और ये एंडोलिम्फ नाम से ही है, तो इट इज मोर लाइकली टू बिकम एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गई स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनी में जो फ्लूइड है दैट इज आल्सो नोन एज पेरिलिम्फ, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड आर एंडोलिम्फ दैट आर प्रेजेंट इन स्केला मीडिया। तो इससे समझ सकते हो इसके कंपोजिशंस के, ठीक है। व्हाट आर द कंपोजिशंस रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स। सो एंडोलिम्फ जो होती है दैट कंटेंट इज मेंटेन्ड बाय द वैस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द आउटर वॉल ऑफ स्केला मीडिया कॉल्ड स्ट्रिया वैस्कुलरिस, ठीक है। और ये जो स्ट्रिया वैस्कुलरिस होती है दैट आर एक्टिव, ट्रांसफर करती है सोडियम और पोटेशियम को इनटू द एंडोलिम्फ अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जिस तरह की जो वेव आई उसको नॉर्मलाइज करने के बाद एक तरीके से फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ उसको फॉरवर्ड किया जाता है या फिर इनवर्ड आती है, ठीक है। ये अंदर की ओर जाएगी और बाहर की आएगी। तो ये जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरचेंज जो होती है, तो इसके साथ आयंस का भी इंटरचेंज होता है, बिकॉज जब तक एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तब तक दे कांट पास थ्रू अ मेम्ब्रेन। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रिया वैस्कुलरिस, बिकॉज अगर इसकी एक बार डैमेज हो जाए देन इट विल कॉज डीफनेस, और ये इट मे बी ड्यू टू एनी जेनेटिक रीजन और थ्रू एनी एक्सोजेनस फैक्टर। मतलब अगर कोई इंजरी या ट्रॉमा डायरेक्ट जो कान में होती है हो सकती है, ठीक है, उससे हो सकती है, या फिर जेनेटिक एस्पेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट थी वो हेयर सेल्स की, बिकॉज दीज न्यूरल हेयर सेल्स अगर दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो अगर इनकी डेथ होती है तो स्ट्रियल डिजेनरेशन होगी वहां, ठीक है। स्ट्रियाज जो है वो डिजेनरेट करेंगे, और उसके रिजल्ट में क्या होगी, जो सेंसोरी न्यूरल डीफनेस होती है वो होगी। मतलब सारी चीज ठीक है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट सब चलेगा, सॉरी स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट चलेगा, लेकिन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जब होना होगा, मतलब when these impulses, whatever the frequencies the animal have got towards their eardrum, when they will pass towards the CNS, then it will be zero, ठीक है, because they are not having the hair cells, या कम हो जाता है किसी कारण से, ठीक है।
तो इसलिए कहते हैं कि मतलब कानों की सफाई बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो ऑर्गन ऑफ कोटाई, दैट इज अ हियरिंग सेंस ऑर्गन, और ये सिचुएटेड होता है तुम्हारे बेसिलर मेम्ब्रेन में इन द स्काला मीडिया। तो ये जो है ऑर्गन ऑफ कोटाई, दैट इज द सेंसरी रिसेप्टर्स, और ये तुम्हारा 1 रो ऑफ इनर हेयर एंड 3 और 4 रोज ऑफ आउटर हेयर सेल्स में होता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड होती है या फिर साउंड की वेलोसिटी होती है, उसको बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद फिर कितने लेवल पे बढ़ानी है या कम करनी है, ठीक है। दैट जजमेंट इज टुवर्ड्स द बैसिलर मेम्ब्रेन। तो ये ऑर्गन ऑफ कोटाई ही उसको क्लियर करता है, कवर करता है। सो ईच हेयर सेल हैज मल्टीपल स्टीरियोसीलिया, और ये जो अलग अलग रोज में बने हुए हैं, दैट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर हैविंग सम interjunction, or you can say conjunction with the different neuronal or motor hair cells, neuron cells, nerve cells. So these each hair cell has multiple stereocilia, and they are pointed in the gelatinous tectorial membrane that is secreted by cells of Kotai organ. ठीक है। तो कोई फिलामेंट होगा जो कि इंटरकनेक्ट करेगा इस स्टेरियोसीलिया को फ्रॉम वन सेल फ्रॉम इट्स टिप फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ और हेयर सेल्स। जैसे मसल्स में पढ़ा था आपने ऑल और नन लॉ, सेम वैसे ही यहां भी होगा। अगर एक सेल मतलब क्या बोलो स्टिमुलस स्टिमुलाई अगर होगा तो दैट विल लीड टू गेट स्टिमुलस टू अनदर हेयर सेल्स, और इसके थ्रू क्या होगा, वो जो कनेक्टिविटी है दैट विल मतलब एक सर्किट कंप्लीट होगी और इट विल मूव फॉरवर्ड, द इंपल्स विल मूव फॉरवर्ड। सो दूसरी चीज है जो ये फिलामेंट्स है, ये एक तरह से मैकेनिकली अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो इम्पल्स जनरेट करेगा और पास करेगा, वो उसके लिए कुछ आयंस के ग्रेडियंट, मतलब आयंस ग्रेडियंट भी जरूरी है, ठीक है। तो वो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करेगा, मतलब एक तरह से डीपोलराइजेशन होगी और एक टाइम पे रिपोलराइज भी होगी। तो उसके लिए फिर हमें it will needs the flow of potassium, sodium and potassium channels, ठीक है, both the sodium and potassium channels. Inner hair cell की बात करें तो they will act as sensory transducer, और जो बाहर वाली सेल्स होती है हेयर सेल्स, they will act as sensitivity of the inner hair cells, ठीक है, मतलब linked है बिल्कुल। Cochlear hair cells जो होती है that are having both type of connections, mean to say the afferent as well as efferent, and they are communicated with this cranial nerve 8, that is the through the spiral ganglion, ठीक है। cranial nerve 8 से through the spiral ganglion, मतलब स्पाइरल फॉर्म में रहती है और उसके थ्रू ये कनेक्शन पॉइंट आउट करती है। तो जब रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेशन की बात करते हैं टुवर्ड्स द हियरिंग एस्पेक्ट, देन देयर इज सम मैकेनिकल बेंडिंग ऑफ द स्टीरियोसिलिया ऑफ द हेयर सेल्स, ठीक है, that will occur and it will initiate the receptor potential. जब कोई भी मैकेनिकल मतलब किसी तरह का जो बाहर से जो आवाजें आ रही है, वेव्स जो आ रहे हैं, that will have to attach with this stereocilia, ठीक है। तो यहां से एक रेसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगी बिकॉज आयंस का भी इनफ्लक्स और इफ्लक्स हो रहा है। एग्जैक्टली वहां क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा हेयर सेल्स का, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस, ठीक है। एंडोलिम से पोटेशियम आयन मूव किया और इट विल लीड टू डीपोलराइज द हेयर सेल्स। पोटेशियम का जब इनफ्लक्स होगा तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या होगा, दैट आर हैविंग हाई इन पोटेशियम आयंस, तो दैट विल क्रॉस टुवर्ड्स द हेयर सेल, और इससे क्या होगा, ये जब मतलब इनफ्लक्स होगा पोटेशियम का, तो जो पोटेशियम का चैनल सेलेक्टिविटी है वो खुल जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमोटिव ड्राइविंग फोर्स ओपन होगा और उसके साथ साथ जो हाई एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम लेवल वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इंट्रासेलुलर से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पार करके
एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पे चला जाएगा। तो ये जो के इनफ्लक्स होता है दैट डिपोलराइजेस द सेल, ठीक है, सेल को डिपोलराइज किया, ओपन्स at the same time opens the voltage gated calcium ions channels near the synaptic terminal। मतलब जो हेयर सेल के आसपास जितने भी सिनेप्टिक टर्मिनल्स बने हुए हैं by which the neurotransmitters act and the impulse is generated in both direction, ठीक है, सेंसरी और एज वेल एज मोटर न्यूरॉन्स। तो ये गैंग्लियन सेल टर्मिनल पे जाएगा और वहां से ये एक्शन में आएगा। एक्शन में आने के लिए क्या करना है इसको, अगेन इट विल डिपोलराइज द हेयर सेल्स और वहां से इट विल इनिशिएट द फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स और इसी सिनेप्टिक वेसिकल्स में आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये वहां से रिलीज होंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट से और उसके बाद हेयर सेल डिपोलराइज हो, मतलब डिपोलराइज हुए और न्यूरोट्रांसमीटर वहां से सिनेप्टिक वेसिकल से निकल के टुवर्ड्स द सीएनएस, ठीक है। सीएनएस से आके फिर ये इस तरफ आएंगे, मतलब टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है दैट आर द ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन, एनकैफेलिन एंड अमाइनोब्यूटारिक एसिड, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स